गरीब परिवार गया गोवा घूमने। दिनेश अपने हाथों में मिठाई का डब्बा लिए आता है और अपने घर में अपनी पत्नी, पिता, माँ और भाई और अपनी बेटी को मिठाई खिलाते हुए कहता है। लो, मुंह मीठा कीजिए माँ। आपको पता है मेरी एक एमएनसी कंपनी में जॉब लग गई है। एमएनसी कंपनी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी? हाँ नेहा, मल्टीनेशनल कंपनी। और तुम तो जानती हो कि मल्टीनेशनल कंपनी में कितने बेनिफिट्स होते हैं। बहुत तैयारी की है मैंने इस कंपनी में ज्वाइन होने के लिए। अब बस जल्दी से मेरा काम सेटल हो जाए, फिर हम यूं ही इस तरह गरीबों वाली जिंदगी जीने को नहीं मिलेगी। हम ढंग का खाना खा सकेंगे और बढ़िया ऐश करेंगे। और पापा, हम बाहर घूमने भी जाएंगे ना? मेरे सभी दोस्त बाहर घूमने के लिए जाते हैं, सिवाय मेरे। वैसे भी अभी गर्मी की छुट्टी आने वाली है, सब लोग अच्छी अच्छी जगह घूमने जाएंगे। अब जब आपके पास पैसा आ जाएगा तो हमें भी अच्छी अच्छी जगह लेकर जाना। हाँ मेरी बच्ची, हम बड़ी सी जगह जाएंगे, लेकिन उससे पहले तेरे चाचू की शादी भी तो देखनी है। आखिर तेरे चाचू की भी तो उम्र हो रही है। बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है दिनेश। विशाल की भी उम्र हो रही है। अगर उम्र पर हमने उसकी शादी नहीं करवाई तो आगे दिक्कत आ सकती है। वो सब तो ठीक है, लेकिन पिताजी आप क्या कहते हैं? आप कहेंगे तभी हम लोग विशाल के लिए लड़की ढूंढेंगे। अरे अब मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि उन्हें अपने परिवार के लिए अच्छे बुरे का सब पता चल गया है। इसमें मैं क्या राय दूं बेटा? वैसे तू भी तो इस घर का सब कुछ संभाल रहा है, इसलिए जो तू कहेगा उसी में मेरी हाँ होगी। इस तरह अब सभी लोग विशाल की शादी की बात कर लेते हैं। अब शाम को जब विशाल घर आता है तो सभी लोग विशाल से उसकी शादी की बात करते हैं। लेकिन भैया, भाभी, माँ, पिताजी, मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। और भैया, आपको तो इतनी मुश्किल से एमएनसी कंपनी में नौकरी लगी है, एटलीस्ट मुझे तो कहीं सेटल होने दीजिए, तभी तो मैं शादी करूँगा ना। अरे अपनी बीवी या अपने परिवार को बढ़ाने के आगे कैसे सोचूंगा बिना नौकरी के। देख विशाल, मैंने भी तो शादी के बाद ही एमएनसी में नौकरी पकड़ी है, और वैसे भी मैं एमएनसी में आ गया ना तो तुझे भी अपने साथ ही लगवा लूंगा। पर तुम शादी के लिए मना मत करो। तू जानता है कि माँ पिताजी अब बुढ़े हो रहे हैं, उनके कुछ सपने हैं, और तू इस घर का छोटा बेटा है। बाकी तू खुद समझदार है यार। विशाल दिनेश की बात का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। पर विशाल का इस तरह उखड़ा हुआ चेहरा देख नेहा समझ जाती है कि दाल में कुछ काला है। देर रात नेहा विशाल के कमरे में जाती है और उससे बड़े ही प्यार से सवाल करती है। देवा जी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आप ना सिर्फ नौकरी बल्कि किसी और कारण से शादी के लिए मना कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि देवा जी, मैंने भी बहुत पढ़ाई की है और मैं भी एक अच्छी नौकरी करना चाहती थी, लेकिन पिताजी के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो मुझे आगे की पढ़ाई नहीं करवा सके और उन्होंने मेरी शादी कर दी। वैसे तुम्हारे भैया को ये बात पता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता रही हूँ, इसलिए ताकि तुम मुझे अपनी भाभी नहीं बल्कि एक दोस्त समझकर अपनी चीजें बता सको। नेहा की बात सुनकर विशाल एक लंबी आहें भरता है और फिर अपनी भाभी का हाथ पकड़कर कहता है। भाभी, वो मैं रितिका नाम की एक लड़की को बहुत पसंद करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन वो बहुत अमीर है और मुझे नहीं लगता कि एक घर में कोई रितिका के लिए राजी होगा। लेकिन देवर जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि शादी के लिए कोई राजी नहीं होगी? क्योंकि भाभी, रितिका काफी अमीर घर से है और आप तो जानती है कि एक अमीर घराने की लड़की हम जैसे गरीब घर के लोगों के बीच एडजस्ट नहीं कर पाएगी। लेकिन सच तो ये है कि मैं भी उसके अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता। नेहा जब विशाल की ये बात सुनती है तो बड़ी चिंतित हो जाती है, क्योंकि उसे अपने देवर की शादी रितिका से भी करवानी थी और घर वालों को भी मनाना था। साथ ही वो अपने घर को जोड़कर रखना चाहती थी। उस समय तो नेहा अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन अगली सुबह जब सभी खाना खा रहे थे तो नेहा ने अपने ससुराल वालों से कहा, माँ, दिनेश जी, आपको पता है मेरी नजरों में एक रितिका नाम की बहुत अच्छी लड़की है, मतलब काफी अच्छे घर से है, दोस्त ही है मेरी। मैं चाहती हूँ कि हमारी विशाल की शादी मेरी सहेली रितिका से हो जाए। अच्छे घर की है, हो सकता है क्या पता रितिका विशाल को अच्छी सी कंपनी में जॉब दिलवा दे। क्यों विशाल, सही कह रही हूँ ना मैं? करोगे ना मेरी दोस्त रितिका से शादी? विशाल अपनी भाभी की ये बात सुनकर हैरान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करे। विशाल अब अपने सर को हाँ में हिलाता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है।
इस तरह नेहा की बात से सभी घर वाले सहमत हो जाते हैं और अगले ही दिन वो पहुंच जाते हैं रितिका के घर, जहां विशाल के घर वालों को रितिका काफी पसंद आती है। अंकल जी, आपको हमारा विशाल और हमें आपकी रितिका पसंद आ गई, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपने होने वाले देवरानी से अकेले में कुछ बात करूँ। अगर आपकी इजाजत है तो क्या मैं अपनी देवरानी से कुछ बातें कर सकती हूँ? नेहा को अब रितिका से बात करने की इजाजत मिल जाती है और रितिका नेहा के साथ अपने कमरे में जाती है, जहाँ नेहा उसे सब कुछ बताते हुए कहती है, देखो रितिका, मैं सब जानती हूँ कि तुम विशाल से बहुत प्यार करती हो। इवन विशाल भी तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन तुम तो हमारे घर के हालातों को बखूबी समझती हो ना। हमारी कंडीशन अभी इतनी अच्छी नहीं है कि हम तुम्हें एक लग्जरी लाइफ दे सके, लेकिन हाँ, अगर तुम हमारे घर में एडजस्ट हो सको तो आने वाले समय में क्या पता सब कुछ अच्छा हो जाए। भाभी, आप मेरी और विशाल को एक करने के लिए इतना कुछ कर रही हैं, तो क्या मैं अपने परिवार को जोड़े रखने के लिए अपने परिवार वालों के साथ एडजस्ट नहीं कर सकती? देखो भाभी, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरा ससुराल गरीब है या अमीर। मुझे फर्क इससे पड़ता है कि मेरा ससुराल मुझे कितना प्यार करता है। आप जरा भी परेशान मत होइए, सब कुछ मैं अच्छे से संभाल लूंगी। वैसे भी मेरे पिताजी के कोई लड़का नहीं है, इकलौती मैं हूँ। पिताजी का बिजनेस मुझे ही संभालना है। अगर मैं अपने गरीब ससुराल में आ गई तो मेरा पति भी एक अच्छी नौकरी ही करेगा, या यूँ कहूँ कि मेरे पिता का बिजनेस मेरा पति संभालेगा। रितिका का नेचर देखकर नेहा को रितिका बहुत पसंद आती है और रितिका को वो गले से लगा लेती है। इस तरह विशाल और रितिका का रिश्ता पक्का हो जाता है। समय गुजरता है और आने वाले समय में रितिका और विशाल शादी जैसे पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। शादी के बाद रितिका अपने ससुराल की जिम्मेदारी बखूबी संभाल लेती है, पर क्योंकि रितिका अपने पिता की एकलौती बेटी थी, इसलिए अब उसे अपने पिता का बिजनेस संभालना था। ऐसे ही एक दिन वो अपने ससुराल वालों से कहती है, माँ जी, पिताजी, भैया, दीदी, मुझे आप सभी से कुछ बात करनी है। पिताजी, मेरे पिता की मैं इकलौती बेटी हूँ और उनका बिजनेस भी मैं ही संभालती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप और बाकी घर वाले मुझे ऑफिस जाकर काम संभालने की इजाजत दें। इस काम को मैं अकेली नहीं बल्कि विशाल भी संभालेंगे। छोटी बहू की ये बात सुनकर अब सभी घर वाले खुश थे, क्योंकि छोटी बहू न सिर्फ बहू बल्कि बेटों की तरह अपने घर की आर्थिक स्थिति में मदद करना चाहती थी। इसलिए अब घर में किसी को भी कोई परेशानी नहीं होती। अब अगले ही दिन से विशाल अपनी पत्नी रितिका के साथ उसके ऑफिस जाने लगता है और ऑफिस संभालने लगता है, जहां रितिका अपने पिता का बिजनेस संभालती है तो वहीं नेहा गृहस्थी संभालती है। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है। इस तरह हंसी खुशी के साथ उनका जीवन गुजर रहा था। ऐसे ही एक दिन रितिका अपने ऑफिस से आती है और सभी को हॉल में बुलाकर कहती है, आप सभी लोग अपना सामान पैक कर लीजिए, क्योंकि अब हम एक हफ्ते इस घर में नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे मतलब? देवरानी जी, आपका दिमाग तो ठीक है ना? आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अरे, हम अपने घर में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? जेठानी की बात सुनकर वो मुस्कुराती है और अपने हाथों में कुछ टिकट दिखाते हुए कहती है, दीदी, हम लोग गोवा जा रहे हैं। वैसे भी पिंकी की कल से छुट्टियां पड़ रही है ना? अरे वाह चाची, अब हम सब गोवा जा रहे हैं। ये मुझे बहुत मजा आएगा। लेकिन बहू, हम गोवा क्यों जा रहे हैं? अरे, गोवा जाने में तो बहुत खर्चा लगेगा। माँ, आप भूल गई क्या कि आपकी छोटी बहू बिजनेस वुमेन है, और वैसे भी रितिका वहाँ अपने बिजनेस पर्पस से ही जा रही है। खैर, बिजनेस का काम तो एक दिन का है, लेकिन बाकी के 6 दिन हम वहाँ घूम कर इंजॉय कर लेंगे। जब घर वालों को ये पता चलता है कि वो गरीब परिवार गोवा घूमने वाला है, तो सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और इस तरह अब सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर अपना सामान पैक करने लगते हैं। अगली सुबह होते ही गोवा के लिए निकल जाते हैं और वहाँ पर एक रिजॉर्ट बुक कर उसी में रहते हैं। साथ ही वो गोवा के पूरे मजे उठाते हैं और अच्छा खाना खाते हैं, बीच पर घूमते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने एक्सपीरियंस किया जो शायद अब तक ना किया हो। रितिका के आते ही गरीब परिवार में खुशियों की लहर तो दौड़ गई थी, साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति भी बिल्कुल सुधर चुकी थी। पूनम अपनी बहू काजल को घर में बंद करके अपनी पड़ोसन के कीर्तन में जा रही थी। वो जैसे ही घर का दरवाजा बाहर से बंद कर रही होती है, तभी पड़ोस की एक औरत बोलती है, क्या बात है पूनम बहन, काजल कहीं गई है क्या? अरे नहीं नहीं बहन जी, काजल तो घर में ही है। वो क्या है ना, बहुओं के सामने सास का कहर बना के रखना ही पड़ता है, वरना नहीं सर पे चढ़ के नाचने लग जाते हैं, कुछ पता नहीं होता। अरे बहू को घर में बंद करके क्या दिखाना चाहती हो सबको? अगर मैंने दरवाजा खुला छोड़ दिया
तो मेरे पेट पीछे मेरी बहू क्या ही करती है वो मुझे पता कैसे चलेगा। मेरी गैर मौजूदगी में घर से बाहर निकले या किसी पड़ोस में जाके मेरी चुगलियाँ करे, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे तुम्हारी बहू तो इतनी सीधी सादी है वैसे ही, तो इतना परेशान क्यों कर रही है बहू को? देखिए, वो मेरी बहू है और मुझे अपनी बहू को कैसे हैंडल करना है और कैसे नहीं, आपको ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सास इतना बोलकर कीर्तन में चली जाती है तो वहीं दूसरी तरफ सास की गैर मौजूदगी में काजल किचन में कुछ ढूंढ रही थी। पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए थे मैंने जो मुझे ऐसी सास मिली है। अरे इतना टॉर्चर कौन करता है किसी को। कभी कभी तो दिल करता है कि अपनी सास को जहर की पुड़िया ला कर दे दूं, पर क्या करूं, डर के मारे सास के आगे मुंह खोलने की हिम्मत नहीं होती मेरी। जहर देना तो बहुत दूर की बात है, पता नहीं पुड़िया ने पास्ता कहाँ छुपा रखा है। आखिरकार काजल को पास्ता मिल ही जाता है और वो अपने लिए पास्ता बनाकर चोरी चोरी खाने लगती है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद सास घर पर आती है और घर पर आने के बाद वो पूरे घर को अच्छे से चेक करती है और अपनी बहू काजल को बुलाकर बोलती है, वैसे तो घर को मैंने अच्छे से चेक कर ही लिया है, पर तू खुद बता दे, कहीं तूने मुझसे बिना पूछे घर में कुछ बनाया तो नहीं है ना? देख बहू, अगर मुझे पता चल गया ना तो तेरी खैर नहीं है। अभी भी वक्त है, सच सच बता दे। नहीं सासू माँ, आपको लगता है क्या कि मैं आपसे बिना पूछे कुछ कर पाऊंगी? चल ठीक है, एक काम कर, जरा मेरे लिए एक कप चाय बना दे, सिर में बहुत दर्द हो रहा है मेरे। अच्छा ठीक है, मैं भी आपके लिए चाय बना देती हूँ। ऐसे ही शाम हो जाती है। काजल फिर से किचन में जाती है और शाम के खाने की तैयारी करने लगती है। काजल खाना बना ही रही होती है कि तभी काजल का फोन बज जाता है। काजल की माँ से फोन कर रही थी, लेकिन काजल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपना फोन उठा पाए। वहीं सोफे पर बैठी सास उठकर आती है और काजल का फोन उठाती है। देखिए बहन जी, अब आपकी बेटी की शादी हो चुकी है तो उसकी घर गृहस्थी में ताक झाक करना बंद कीजिए। अगर आप चाहती हैं कि आपकी बेटी की घर गृहस्थी अच्छे से चले तो कृपया अपनी बेटी से दूरी बना कर रखे। अरे बहन जी, आप ऐसी बातें कर रही हैं जैसे मैंने अपनी बेटी को बेच ही दिया हो। अरे वो मेरी बेटी है। विदा करने के बाद 6 महीने हो चुके हैं जब से ना बात की है ना मिली हूँ मैं उससे। आप ही बताइए, क्या मैं अपनी बेटी से बात नहीं कर सकती क्या? देखिए, अभी आपकी बेटी खाना बना रही है, जब वो फ्री हो जाएगी तब मैं उससे बोल दूंगी कि वो आपको फोन कर लेगी। फिलहाल आप फोन रख दीजिए और अपना काम करिए। काजल खाना बनाते समय अपनी सास की सारी बातें सुन रही थी और बेचारी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती। ऐसे ही समय बीत जाता है और एक दिन काजल का देवर मनीष और पत्नी निशा दोनों अपने हनीमून से घर पर वापस आते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बाद निशा बड़े ही आराम से सुबह 7 बजे तक सो रही थी। वहीं दूसरी तरफ काजल रसोई में खाना बना रही थी। सास गुस्से में निशा के कमरे में जाती है और उसे जगाते हुए कहती है, ओ महारानी, भूल गई क्या? ये तुम्हारा मायके नहीं बल्कि ससुराल है और ससुराल में बहू सुबह 5 बजे उठती है। सासू माँ, आपको किसी चीज की तमीज नहीं है या फिर किसी ने सिखाया नहीं है? पहले तो एक बात बताइए कि कमरे में आने पर आपको आवाज लगाना चाहिए था ना? और दूसरी बात, मैं अपने ससुराल में हूँ, किसी जेल में नहीं हूँ जो कैदियों जैसी लाइफ जीऊं। छोटी बहू की ऐसी बातें सुनकर सास का मुंह बन जाता है और वो बिना कुछ कहे ड्राइंग रूम में आकर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में काजल अपनी सास को चाय देती है और अचानक से गरम गरम चाय जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर सास को बहुत गुस्सा आता है और सास काजल को सुनाने लगती है, अरे तेरी आँख है या बटन, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? जब देखो तब नुकसान करती रहती है। अब ये कब टूट गया है, इसकी भरपाई कौन करेगा? तेरा बाप आकर करेगा यहाँ पे। माफ करना सासू माँ, आगे से ध्यान रखूंगी। हाँ, आगे से ध्यान रखियो, यही तेरे लिए अच्छा होगा, नहीं तो मजबूरन मुझे अपना कहर तुझ पे बरसाना ही पड़ेगा। तभी वहाँ पर निशा आ जाती है और निशा अपनी सास को बोलती है, वैसे सासू माँ, एक चाय ही तो गिरी है, इसमें इतना बवाल करने की क्या जरूरत है? वैसे भी अपना कहर आप अपने तक ही रखो तो ज्यादा अच्छा होगा, वरना आजकल की मॉडर्न बहुओं की तरह अगर मैंने कहर करना शुरू किया ना तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। देख, अपनी जुबान संभाल के बात कर। इस घर में जो कुछ भी होता है वो मेरी मर्जी या मेरे हिसाब का होता है और आज तक कभी काजल बहू ने मुझे पलट के जवाब नहीं दिया है। और तुझे इस घर में आए हुए 2 महीने भी नहीं हुए हैं और तेरी जुबान कैची की तरह चल रही है। लगता है तुझे मेरे बारे में अभी कुछ पता नहीं है। सासू माँ, आपको तो पता भी नहीं है मेरे बारे में।
कॉलेज टाइम से मैंने कितने लड़के लड़कियों को मार मार के सीधा किया है, और आप तो ठहरी 55 साल की उम्र की। सोच लो, आपको तो मैं 5 मिनट में सीधा कर दूंगी। पहली बार ऐसा हुआ था कि सास का कहर सास पर ही कमजोर पड़ रहा था। निशा के सामने सास पूरी तरीके से कमजोर हो चुकी थी। ऐसे अब जब भी सास काजल को परेशान करने की कोशिश करती, निशा तुरंत काजल के सपोर्ट में आकर काजल को बचा लिया करती। ये सब देखकर काजल को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि काजल भी अपनी सास के कहर से परेशान हो चुकी थी। ऐसी एक दिन निशा वहाँ पर नहीं थी। इसी बीच काजल अपनी माँ से फोन पर बात कर रही होती है। तभी वहाँ गुस्से में उसकी सास आती है और उसका फोन छीन लेती है और फोन को काटकर काजल से कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई फोन पे बात करने की? किससे पूछ के तूने अपनी माँ को फोन मिलाया है? भूल गई क्या? घर में जो भी कुछ होता है वो मेरी मर्जी और मेरे हिसाब का होता है। सासू माँ, मैं अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी और अपनी माँ से बात करने के लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैं कुछ गलत काम तो नहीं कर रही थी ना। अच्छा, मतलब खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदल रहा है। आज तक तो तेरी जुबान कभी खुली नहीं। लगता है निशा बहू की संगत का असर हो रहा है तुझ पे। मुझे किसी का रंग नहीं चढ़ा सासू माँ। मुझे एक बात अच्छे से समझ में आ गई है कि हमेशा कमजोर इंसान को ही सामने वाला दबाता है। जब तक मैं इस घर में थी तब तक आपने मुझ पर खूब अत्याचार किया, लेकिन जब से निशा इस घर में आई है तब से सास का कहर नहीं बल्कि बहू का कहर आप पर भारी पड़ चुका है। तभी वहाँ पर निशा आ जाती है और निशा कहती है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो दीदी। इस दुनिया में हमेशा कमजोर इंसान को ही लोग दबाते हैं, और जब आप अपने हक की लड़ाई के लिए उठो ना और मदद न मांगो तो और ज्यादा दबाते हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो निशा। मैं सासू माँ की बहुत इज्जत करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि अब सासू माँ मुझे समझेंगी, लेकिन सासू माँ ने मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी समझ लिया था। पर अब मुझे लगता है कि ज्यादा चुप रहना मेरे लिए अच्छा नहीं है। काजल की बात सुनकर सास का मुंह बंद हो जाता है और वो समझ जाती है कि उसे जितना कहर बरसाना था बरसा लिया। अब दोनों बहुएं मिलकर सास को मुंह तोड़ जवाब दे दिया करती और सास की अकड़ भी अब ढीली हो जाती। सास अपनी दोनों बहुओं में से अब किसी को भी परेशान करने के बारे में नहीं सोचती। रीता की एक छोटी सी दुकान थी जिसमें वो अलग अलग तरह की दाल बेचा करती थी। लोगों को रीता की दालों की गुणवत्ता बहुत पसंद आती थी। ऐसे एक रात रीता दाल बेचकर घर जाती है और अपनी सास नीलम को अपनी बिक्री के पैसे देते हुए कहती है, सासू माँ ये लीजिए, आज की बिक्री के पैसे। आज भी मेरी अच्छी बिक्री हुई है। आज भगवान से यही दुआ है मेरी कि काम अच्छा चलता रहे और आपका आशीर्वाद यूं ही मुझ पर बना रहे। सच में बहू, तू मेरे घर की बहू नहीं बल्कि लक्ष्मी है। अरे जब से तू मेरे घर में शादी करके आई है तब से तूने पूरे घर को अच्छे से संभाल लिया है। घर और बाहर दोनों का ही काम अच्छे से कर लेती है। चल अब जल्दी से हाथ मुंह धो ले, कुमकुम तेरे लिए खाना लगा देगी। नहीं सासू माँ, खाना तो मैं बाद में खा लूंगी। पहले कुमकुम की थोड़ी मदद कर दो। वो बेचारी सुबह से लेकर शाम तक अकेली सारा काम करती है। क्या बहू, तू भी कैसी बातें करती है? तुझे क्या लगता है कि तेरी देवरानी अकेले ही घर का सारा काम करती है? अरे जैसे ही तू दुकान पे चली जाती है ना, इसके साथ मिलके मैं घर का सारा काम करवा देती हूँ। कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, मार्केट से सब्जी लाना, छोटी मोटी सफाई करना, कभी कभी तो मैं सब्जी भी बना देती हूँ। ये तो मैं अच्छे से जानती हूँ सासू माँ कि आप हमें बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह प्यार करती हैं। तभी तो सास होने के बावजूद भी हमें इतना ज्यादा सपोर्ट कर रही हैं। सास अपनी रीता बहू की तरक्की देखकर बहुत खुश थी, तो वहीं दूसरी तरफ रीता की देवरानी कुमकुम गुस्से में बर्तन पटक पटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी सास उसे सुनाते हुए कहती है, क्या बात है कुमकुम बहू, आखिर क्यों अपना गुस्सा इन बर्तनों पे निकाल रही हो? ये सारे बर्तन तुम्हारे मायके से आए हैं क्या? सासू माँ, अगर जेठानी जी की तारीफ करने से आपका मन भर गया हो तो आप दोनों हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाओ। मैं भी थोड़ी देर में आप सभी के लिए खाना लगा देती हूँ। अरे तो ये बात तू आराम से भी बोल सकती है ना, इसमें बर्तन पटकने वाली क्या बात है? बर्तन पटक पटक के तूने इतना नुकसान कर दिया। ठीक है सासू माँ, बात को बढ़ाओ मत और जल्दी से हाथ मुंह धोकर टेबल पर बैठ जाइए। कुमकुम को अपनी जेठानी से बड़ी ही ईर्ष्या होती थी। उसकी तारीफ सुनकर देवरानी जल भुन जाती थी। ऐसी एक दिन रीता कुमकुम को लेकर अपने घर के स्टोर रूम में जाती है, जहाँ रीता ने खूब सारी दालें रखी थी। वो बेचने के लिए थी। रीता और कुमकुम दोनों कमरे की सफाई करके वापस आ जाते हैं, जिसके बाद रीता दुकान खोलने के लिए चली जाती है।
तो वही घर का सारा काम कुमकुम के जिम में आ जाता है और वो तुरंत अपनी माँ जमुना को फोन करके कहती है, माँ, किस घर में मेरी शादी कर दी है तुमने? जब से इस घर में आई हूँ तब से परेशान हूँ मैं। कभी कभी तो दिल करता है कि ये घर छोड़कर कहीं चली जाऊँ। अरे क्या हो गया बेटा, बेकार में क्यों भड़क रही है? आखिर बात क्या है, बता तो सही। अरे माँ, क्या बताऊँ, ऐसा लगता है जैसे कि मैं इस घर की नौकरानी हूँ। सुबह से लेकर शाम तक पूरे घर का काम अकेले करो। ऊपर से आज तक कभी किसी ने भी इस घर में मेरी तारीफ नहीं की होगी। सबको यही लगता है कि जो भी करती है वो जेठानी जी ही करती हैं। अरे उनका क्या है, सुबह उठती है और दुकान पर बैठ जाती हैं और शाम को आती है फिर। और जब वो घर आती है तो उनको घर में बना बनाया खाना मिल जाता है और मैं सुबह से शाम तक लगी रहती हूँ। मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है इस घर में। अच्छा तो ये बात है, मेरी बेटी को इतनी तकलीफ हो रही है वहाँ पर और मुझे पता ही नहीं है। मैंने तुझे वहाँ बहू बना के भेजा था, ना कि नौकरानी। अभी शाम को तेरी सास से बात करती हूँ। कुमकुम अपनी माँ से अपने ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत करती है। ऐसे ही शाम को कुमकुम की माँ फोन करती है और नीलम से कहती है, नमस्कार बहन जी, और क्या हाल चाल है? सब बढ़िया तो है ना? हाँ हाँ बहन जी, सब अच्छा है। और बताइए, कैसे याद किया आपने? सब ठीक तो है ना वहाँ? हाँ बहन जी, यहाँ तो सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी आपसे कि आप मेरी बेटी के साथ ऐसा करोगे। मैंने सुना है आपकी बड़ी बहू दाल बेचने का काम करती है और आप उसका साथ देती हो और सारा घर का काम मेरी बेटी से करवाती हो। मेरी बेटी आपकी घर की नौकरानी थोड़ी ना है जो पूरा दिन घर का काम करेगी। अच्छा, तो मतलब खबर आप तक पहुँच गई। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी बेटी अकेले घर का सारा काम नहीं करती है, बल्कि मैं उसके साथ थोड़ा बहुत काम करवा देती हूँ। और रही बात मेरी बड़ी बहू की, अभी हमारे घर के जो हालात हैं और हालातों को देखते हुए मेरी बड़ी बहू ने छोटी सी दाल की दुकान खोली है। और बहन जी, अगर आप चाहती है ना कि आपकी बेटी का घर बसा रहे, तो आगे से दोबारा कभी बेटी के ससुराल वालों पे नजर मत डालना और उनके कामों में कभी दखल अंदाजी मत करना। हाँ तो मेरी बात को भी दिमाग में बिठा लीजिए। मेरी बेटी आपके घर की नौकरानी नहीं है, वो सारा घर का काम नहीं करेगी अकेले। ठीक है, अगर आपकी बेटी को घर के काम काज करने में तकलीफ है तो कोई बात नहीं, आप कल ही आके उन्हें ले जाइए अपने घर पे। मैं अकेले ही घर का सारा काम कर लूंगी। सास गुस्से में फोन काट देती है। ऐसे ही शाम को सास खुद रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। धीरे धीरे कुमकुम के मन में अपनी जेठानी के लिए और भी ज्यादा जलन पैदा होने लगती है। अब उस घर में कुमकुम से कोई बातचीत नहीं करता था और ये सब देखकर उसे बहुत गुस्सा आता था और वो फिर से अपनी माँ को ससुराल की सारी बातें बताया करती थी। ऐसे ही समय बीतने लगता है। रीता के परिवार में मनमुटाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसी एक दिन रीता दुकान पर थी। तभी कुछ ग्राहक गुस्से में रीता के पास आते हैं और पत्थर से रीता को मारना शुरू कर देते हैं। आप मुझे मार क्यों रहे हैं? आखिर मैंने क्या किया है? तभी एक ग्राहक बोलता है, शर्म नहीं आती तुम्हें? एक तो लोगों को जहरीली दाल खिलाते हो, ऊपर से बोलती हो कि ये तुमने क्या किया। अरे तुम्हारी वजह से हमारे परिवार में न जाने कितने लोग अस्पताल में एडमिट हो गए हैं। शर्म नहीं आती क्या तुम्हें इतनी घटिया हरकतें करते हुए? डॉक्टर ने खुद कहा है कि जो दाल तुम भेजते हो ना, वही दाल खाने की वजह से आज हमारे घर वाले जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रहे हैं। मेरा यकीन कीजिए, मैं कभी किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती, बल्कि मैं तो अच्छी क्वालिटी की दाल खरीद कर लाती हूँ और वही बेचती हूँ। मैंने कभी लोगों के साथ बेईमानी नहीं की है। अच्छा, एक तो जहरीली दाल खिलानी, ऊपर से ये कहती हो कि तुमने कोई बेईमानी नहीं की है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि डॉक्टर झूठ बोल रहा है? धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में जहरीली दाल की बात तेजी से फैल जाती है। थोड़ी ही देर में रीता का पूरा परिवार भी वहीं पर आ जाता है और कुछ ही समय में पुलिस वाले भी वहीं पर पहुंच जाते हैं। सबके सामने रीता को गिरफ्तार करके वहां से ले जाया जाता है। रीता को जाता हुआ देखकर उसकी सास और रीता का पति मनोज बुरी तरीके से रोने लगते हैं। क्या हुआ सासू माँ? आपको तो अपनी बहू के ऊपर बड़ा नाज था, पर आपकी बहू तो पीठ पीछे ऐसी घटिया हरकतें करती हैं। अरे लोगों को जहरीली दाल खिला रही है आपकी बहू। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब आपकी बहू का पाप का घड़ा फूट गया। पर मुझे अपनी बहू पे पूरा भरोसा है, उसने ऐसा कभी नहीं किया होगा। जरूर उसे कोई फंसा रहा है। थोड़ी ही देर में सब अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद कुमकुम अपने कमरे में जाकर सबसे पहले अपनी माँ को फोन करती है और उसे रीता की गिरफ्तारी होने की खबर देती है। अरे माँ, तुम्हारा प्लान तो काम कर गया। अच्छी क्वालिटी की दाल को बदलकर मैंने केमिकल वाले घटिया क्वालिटी की दाल स्टोर रूम में रख दिया था।
और वही दाल जेठानी जी ने अपने प्यारे प्यारे ग्राहकों को बेच दिया और आखिरकार जो मैं चाहती थी वो हो ही गया। कुमकुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और खुशी खुशी में कमरे का दरवाजा लगाना ही भूल जाती है। कमरे के बाहर कुमकुम के साथ साथ रीता का पति मनोज भी सारी बातें सुन लेता है और वो दोनों तुरंत पुलिस को फोन करते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं, जिसके बाद पुलिस अपनी छानबीन शुरू करती है और छानबीन करने के बाद सारे सबूत कुमकुम के खिलाफ मिल जाते हैं और पुलिस कुमकुम को गिरफ्तार करके उसे सलाखों के पीछे डाल देती है।